बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। मौसम की सूरत हाल जानते हैं जी। सबसे पहले सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 34 और 9 बजे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब टुडेज इवेंट्स बताएंगे आपको। सबसे पहले हमारे पास इवेंट है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन एक्सपो है जी 2016 और वेन्यू है इसका पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर। इसमें स्टडी इन यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, स्वीडन और जितनी भी कंट्रीज़ हैं उस हवाले से आपको पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इवेंट है हमारे पास इन कॉन्वर्सेशन विद लैला शबीर। लैला शबीर इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ लर्न डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को और अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वेन्यू है। टाइमिंग है 4:30 बजे। आगे बढ़ेंगे और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, निजी रिहायशी स्कीमों ने वासा के 4 अरब दबा लिए, मामला नैब में उठाया जाएगा। डेंगू के हमले तेज, मजीद 22 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। 3 तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब 73 करोड़ 51 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। ऑरेंज लाइन मंसूबे की तकमील से पाक चीन दोस्ती के नए बाब का आगाज होगा, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी और अकमल सुमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे और आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। सबसे पहले हमारी आज की लीड स्टोरीज। भाई साहब, निजी रिहायशी स्कीमों ने वासा के 7 अरब रुपए दबा लिए और अब फैसला ये किया गया है कि नैब में मामला उठाया जाएगा। अच्छा, ये भी मेरे ख्याल में पहली बात तो ये कि ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वासा जो है वो अपने सीवेज चार्जेस जो हैं वो सैनिटेशन जो उन्होंने वाटर सीवरेज सप्लाई जो फ्राहम करनी थी वहाँ पे, उसके लिए जो वाजबात तमाम निजी हाउसिंग स्कीमों से जो है वो वसूल किए जाने थे। क्योंकि कानून ये है कि कोई भी जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बनती तो वो सीवरेज को उस वक्त कनेक्ट नहीं कर सकती, जैसा कि मेन जो है वो लाइन के साथ या उसका मेन जो सीवरेज है उसके साथ, जब तक वो पर कैनाल के हिसाब से जो है वो अपने जो एरिया है उस स्कीम का उसके मुताबिक वासा को उसके चार्जेस अदा ना कर दे जी। और ये चार्जेस अदा किए बगैर जो है वो आप वासा से ये सर्विसेज नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इतनी स्कीमें बनी, कभी किसी ने पूछा ही नहीं। अब ये जो मामला जी नैब में भिजवाने का फैसला है, तो मुझे ये बताइए कि LDA किस मर्ज़ की दवा है या जिन अदारों ने, और डेफिनेटली वो सारी की सारी स्कीमें माजी में तो जो है वो मोस्टली तो जो है वो LDA के उसमें कंट्रोल में आती हैं। तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो स्कीमें, आप ये देखें ना ज़रा, ये आप ये देखें कि ये बनता क्या है, ये नेक्सस क्या बन रहा है। LDA जो है वो स्कीमें मंजूर कर रहा है, LDA उनकी अप्रूवल दे रहा है, उनकी रेगुलेशन कर रहा है, उनको रेगुलेट कर रहा है प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों को, और दावेदार है कि हम बड़ा ठीक काम कर रहे हैं। और उसी LDA का एक झैली अदारा, देखिए उसका कंपोनेंट है, पार्ट एंड पार्सल है वासा, उसकी एक एजेंसी है, वो अलग से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, वो उसकी एजेंसी है, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी जी। वो वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी जो LDA का ही जो है ना वो अपना अदारा है झैली,
वो जो है वो मारा मारा फिर रहा है कि जनाब ये जो स्कीमें आपने पास की हैं ये हमें पैसे नहीं दे रही। तो ये पैसे किसने लेके देने थे और ये कौन लेके दे सकता है? लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये पैसे लेके देने थे। मेरे ख्याल में इसमें सबसे पहले तो यह है कि ये डिटर्मिन होना चाहिए कि जो एलडीए की इसमें शेयर नेग्लिजेंस है उसका जिम्मेदार कौन है। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात जाहिर साहब कर रहे थे और बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया कि एलडीए अपना काम तो कर नहीं सकती है, यहाँ पर बगैर नक्शों के हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं, यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो नक्शे प्रेजेंट किए जाते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। कमर्शियल प्लॉट्स को रिहायशी और जो स्कूल्स और हस्पताल की जगह होती हैं उनको भी रिहायशी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया जाता है। अब वासा के 7 अरब रुपये दबा लिए गए, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए सिमल, ये तो एक पहलू है उन निजी सोसाइटीज़ का जो एलडीए के बराह रास्त कंट्रोल में है। और दुर्रे ने आपने अपनी इस खबर में बड़े तफसील से मेंशन किया है कि एक कनाल पर जो कीमत अदा करनी होती हैं, जो पैसे अदा होते हैं वासा को, उन निजी सोसाइटीज़ की जानिब से वो अदा नहीं किए जा रहे। 2011 में ये 11,000 रुपये थे और 2013 में ये बढ़ाकर 80,000 रुपये फ़ी कनाल कर दिए गए और इनकी वसूली नहीं हो रही। और वासा हुकाम ने, जाहिद चौधरी साहब जो कह रहे हैं नैब में जाने के बजाय आप एलडीए से पूछें, एलडीए से कौन जवाब लेगा, तो वासा ने एलडीए को ही कहा है कि आप हमारी मदद करें और ये पैसों की वसूली करें। चलें, यहाँ तक तो बात समझ आती है। अब इन 200 मजमूई 238 सोसाइटी में से 137 सोसाइटीज़ जो हैं वो तो हैं आपकी प्राइवेट, लेकिन 101 जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनसे कौन पूछेगा? वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिनका बाकायदा तौर पर महकमा मौजूद है, जिनके वज़ीर मौजूद हैं, जिनके सेक्रेटरी मौजूद हैं, जो सरकार की सोसाइटीज़ हैं, सरकारी इदारों की सोसाइटीज़ हैं, उनसे पैसे कौन लेगा? अगर वो भी पैसे नहीं दे रहे तो निजी सोसाइटीज़ तो ठीक है, वो तो अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सारे ज़राए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और भाई जो आपके अपने इदारे हैं, जो आपके अपने महकमों की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उनसे पैसे कौन लेगा? तो वासा जो है वो एलडीए से अगर मदद मांग रहा है तो एलडीए पर कानूनी तौर पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो इन पैसों की क्लैरिटी कराए, क्योंकि जितने भी नक्शों की मंजूरी है, अगर वो एलडीए जब नक्शों की मंजूरी देता है उसके बाद सोसाइटीज़ बनती हैं। आपको पता है निजी सोसाइटीज़ के अंदर, हर निजी सोसाइटी के अंदर बाकायदा तौर पर जगह फिक्स की जाती है कि इतनी ज़मीन, इतना प्लॉट, इस पर स्कूल बनेगा, पब्लिक स्कूल बनेगा। वो भी नहीं बनते, एलडीए उनकी भी मॉनिटरिंग नहीं करता। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं, आप कमर्शियल प्लॉट्स को रिहायशी कर देते हैं और रिहायशी को कमर्शियल कर देते हैं। ये सिचुएशन भी सोमरो साहब फरमा रहे हैं ना कि स्कूल बनेगा निजी सोसाइटीज में, और भाई मेरे एलडीए की अपनी सोसाइटीज में आज तक स्कूल नहीं बना। तो जनाब बात ये है वहाँ अस्पताल बना। और दूसरा, आप जो कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं ना, उनके हालात तो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम से भी ज्यादा बुरे हैं। कोऑपरेटिव के नाम पे नहीं, सरकार के नहीं है ना वो। तो देखें, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता था, और इसी तरह बनी है वो उसके बखैर एक वो अलग कहानी है कि वो कैसे बनी। लेकिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, जो कि शहरियों ने अपनी इमदाद बाहमी के तहत बनाई थी, मुख्तलिफ जो लोग थे उन सोसाइटीज में, मेरी अर्ज सुने ना, लेकिन उनका आधारों का ताल्लुक नहीं है। का फेलियर हुआ ना, हमारे मेरी अर्ज सुन लेना, मिसालें मौजूद हैं। आप सुने तो सही, आप फेलियर कहते हैं। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, आपने शायद सुना नहीं, शेयर नेग्लिजेंस। नहीं, मैंने बिल्कुल सुना था, क्रिमिनल नेग्लिजेंस ये एक्ट है। और वासा अगर कह रहा है कि जी आप करें, और इस खबर में दुर्रे नयाब ने इसमें मेंशन भी किया है कि उन्होंने कहा जी रहन शुदा जो प्लॉट हैं, जो मॉर्गेज किए गए हैं, उनको आप बेच के ये पैसे दे दें। इशू ये है कि वो प्लॉट कौन बेचेगा और क्या वो मॉर्गेज अभी तक है भी कि नहीं। यहाँ पे तो मॉर्गेज डीड्स जो है वो एलडीए में जाली जमा होती हैं। यहाँ पे तो एलडीए एक हाथ से जो है वो मॉर्गेज करवाता है, दूसरे हाथ से जो है ना वो साथ ही उसको रिलीज करने के ऑर्डर दे देता है। तो जनाब यहाँ पे तो इस लेवल के स्कैम्स हैं। इशू ये है, मेरी अर्ज सुने, ठीक है, ये तो हुक्मरानों का, जो हुकूमत वक्त है उसका, जो उसके अरबाब इख्तियार हैं, उनका सोचने का काम है कि ये नीचे हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ जो इसमें सबसे बड़ा, मुझे एक सेकंड एक बात बताएं, जो नीचे हो रहा है क्या वो ऊपर की हिरार्की की बगैर ताउन से हो रहा है? क्या उनके नोटिस में नहीं है? क्या उनको नहीं पता? आपकी बात दुरुस्त। मुझे एक बात बताइए, आप कैसे ऑडिट कर सकते हैं? एक साहब मेरी अर्ज सुने, आप देखें मेरी बात सुने। जब प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बनती है ना, उसमें जो बनाने वाले हैं ना, जो भी बिल्डर होगा, डेवलपर होगा, उसकी कोशिश होगी कि उसके पैसे बच जाएं। और भाई 11,000 फी कनाल, ये कोई रकम है? नहीं, अब 80,000 है। आपको छोड़ें, आप ये 11,000 कोई रकम है और आपको पता है ये कब से है?
कितने सालों से चली आ रही थी, चले कोई 11,000 रुपए जमा करवाने को तैयार नहीं। कोई बड़ी रकम नहीं, 80,000 पर किनार भी कोई बड़ी रकम नहीं है। आप 20 या 25 या 50 लाख, कम से कम 50 लाख से ऊपर आज एक प्लॉट शुरू होता है 1 कनाल का। 1 मिनट जी, अब उसके ऊपर आप 11,000 रुपए जो है वो नहीं देते थे, आज जो है वो उसके ऊपर आप 80,000 नहीं देते। प्लॉट कितने का आपका? 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ का। और क्यों नहीं देते कि जी आपने पैसे, इशू तो ये है। और फिर जो सबसे बड़ा एक चीज और जो इसमें सबसे बड़ी जो ज्यादती है वो ये है कि जो बायर है प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में, जिसने प्लॉट खरीदा, जो वहां पे रेजिडेंट हैं, जो वहां पे रह रहे हैं, उनके साथ जो धोखा होता है वो ये है कि उनको ये कहा जाता है, आपने आए रोज देखा होगा, पैसे लिए यहाँ पे कभी प्लॉट खरीद कर उसको कमर्शियल कितनी बड़ी नहीं, सोसाइटी आप है, आधे से ज्यादा प्लॉट्स जो है वो कमर्शियल। आप देखें ना, से पैसे भी ले जाते हैं, आजम रिहायशी से गार्डन जो पैसे ले है, जाते हैं। आजम गार्डन वाले जो हैं वो आज तक रोना रो रहे हैं, हमारा जनाब ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। इशू ये है कि वो बेचारे जो हैं वो फिर पीटते हैं, कभी एहतजाज करते हैं जी हमारा सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है। अब सीवरेज सिस्टम कैसे ठीक होगा, वो तो कनेक्ट ही नहीं किया गया। और जिन लोगों ने वो फ्रॉड किया आज तक एक नहीं पकड़ा गया, कि आपको सैकड़ों मिसालें मिलेंगी और एक नहीं पकड़ा गया आज तक। जाना है, आप जो कहना चाह रहे हैं ब्रेक के बाद आपसे जरूर जानेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर, डेंगू के हमले तेज़ हो गए, मज़ीद 22 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए हैं। ज़ाहिर साहब आप तो इसको कवर भी करते हैं, हर रोज़ आप डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से, हुकूमत को हस्पतालों की तरफ से तो अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है और कम से कम कोशिश की जाती है कि केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जा सकें। क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? कम से कम कह रहे हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 2-3 चीज़ें इसमें बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं। पहली बात यह है कि इस मरतबा जो सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं डिफेंस और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं यहाँ से, और बाकी शहर में भी हैं, लेकिन 80% जो केसेस हैं वो इस एरिए के हैं, डिफेंस और इससे सबर्ब जितना भी सराउंडिंग एरिया। और दूसरी जानिब जो 20% हैं वो बाकी शहर का तमाम एरिया उसमें शामिल है। अब ये जहाँ तक केसेस की ताल्लुक है, ये तमाम वो केसेस हैं जो प्राइवेट अस्पतालों या लैब से कंफर्म हो रहे हैं। NS1 टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है इनका। अच्छा, जो कि डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने जो है वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट करार दिया था कि NS1 टेस्ट इसका पॉजिटिव होगा तो NS1 पॉजिटिव होने पर हम उसको जो है वो डेंगू लेबल कर देंगे। अब इशू ये आ रहा है कि आप ये देखें कि कितनी बड़ी बदकिस्मती है, और महकमा सेहत के जो अरबाब इख्तियार हैं वो और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ये मिल के जो है वो किस हद तक गवर्नमेंट को जो है वो अंधेरे में रखे हुए हैं और किस हद तक जो है वो हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रहे हैं। कि आप देखें कि ना ये तमाम कंफर्म केसेस जो रोज़ाना की बुनियाद पे सामने आ रहे हैं, ना ये डैशबोर्ड जो है PITB का उसके ऊपर डिपिक्ट हो रहे हैं, कहीं उस पर शो ही नहीं हो रहे, अपलोड ही नहीं किए जा रहे। अच्छा, चूँकि ये केसेस अपलोड नहीं हो रहे तो दूसरी तरफ है महकमा सेहत जो जिसका काम है कि उसकी रोशनी में जो है ना वो उसने आगे इकदाम करने। वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि वो उस तरह उतना जो है ना वो विजिलेंट ही नहीं है, वो उस तरह उसकी सर्विलेंस ही नहीं कर पा रहा। दैट्स वाई ये केसेस जो हैं वो इस एरिया से बढ़ते हुए और ज़्यादा एक्सपेंड हो गए हैं, क्योंकि अदरवाइज़ इस एक एरिया को कन्फाइन करना, इसको कॉर्डन ऑफ करना और उसको जो है वो सर्विलेंस के ऊपर लेके तो आप पूरी तरह से एलिमिनेट करना कोई इतना बड़ा काम नहीं था। ये एक हफ्ते का काम था। लेकिन अब देखें ना, 24 घंटों में 22 केसेस सामने आ रहे हैं और तादाद बढ़ती ही जा रही है, तो फिर तो उनको करना पड़ेगा। जाहिद चौधरी साहब कह रहे हैं कि महकमा सेहत जो है उसकी विजिलेंस नहीं है। जाहिद साहब, जब तक हुकूमत मुतहरिक होती है उस वक्त तक सब सारे महकमे काम कर रहे होते हैं। उस वक्त तक जिस महकमे को वो टारगेट कर लेते हैं वो महकमा बहुत ज़्यादा बल्कि प्रोएक्टिव हो जाता है। जब हुकूमत की तवज्जो नहीं होती तो हुकूमत को डेटा ना भी दिया जाए, हुकूमत को परवाह नहीं। अब PITB बोर्ड के जो चेयरमैन हैं या उसके हुकामे वाला हैं, उनकी रोज़मर्रा की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें भी होती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में। अगर वज़ीर आला पंजाब उनसे पूछगिछ नहीं करते तो वो पूरा का पूरा महकमा जो है, ना सिर्फ वो बोर्ड बल्कि महकमा सेहत, वो उनको रिपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से या ऊपर की जो हिरारकी है उसकी तवज्जो ही नहीं है। अब जाहिद साहब, जब तक ये डेंगू की टीमें छापे मारती रहीं और मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट करके वहाँ पे दौरे करके लार्वा पकड़ती रही, लार्वे की अफजाइश को रोकती रही, कैंपेन को चलाती रही, उस वक्त तक बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में थी।
जैसे ही वो सब कुछ खत्म करते हैं, वो सारा जो एक आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएट किया होता तो था, वो क्यों करें अकमल, वो क्यों करें? टीमें क्यों तश्कील दी गई, मॉनिटरिंग नहीं, सेल क्यों इसमें बनाए देखिए- गए? आप दूसरी क्या बात है, हुकूमत सिर्फ इसी साहब, के आप जाहिर ऊपर साहब जोर आप देती है? कवर करते हैं हेल्थ, आप एक्सपर्ट हैं उसमें। आपने ही मुतअद्दिद बार खबरें दी कि स्पेशल डेंगू सेल्स और डेंगू वार्ड्स बनाए गए हैं। मुझे बताएं उन डेंगू वार्ड्स की इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या वो ऑपरेटिव है उस तरह जी, से? मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि जहाँ तक आपने बात मुकम्मल नहीं होने दी और अपना बीच में आपने राय दे दी, ये इस एंगल से, इस हवाले से ये बात जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत नोटिस ले तो डिपार्टमेंट जो है वो फिरकी की तरह घूमते दिखाई देते हैं, और वो कहते हैं ना ये सारे मेरी बने होते हैं पंजाबी में, बिल्कुल सही। यूँ इनकी देखने वाली होती हैं पुर्तियाँ। अब चूँकि कोई पूछने वाला नहीं है, अनफॉर्चुनेट ये बड़ी बदकिस्मती है कि हर चीज़ जो है वो पूछने पे की जाती है। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का कुछ सिस्टम जो है वो सिस्टम नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, और यही वजह है कि ना आपको जो है वो पीआईटी भी इस पे जो है ना वो कंसर्न नज़र आता है, ना जो है वो महकमा से। और इन्होंने एक बड़ा ये एडमिनिस्ट्रेटिव हल निकाल लिया है इसका। उनका डेंगू का पेशेंट, मानो ही ना कि ये डेंगू का पेशेंट है, उसको किसी कंफर्म आरज़ू हो में रहा है, डाल उसे अपलोड ही ना करो। अच्छा आप नहीं, वो फिर इमेजिन किस चीज़ का करें, पेशेंट है? ये मेरी अर्ज सुने ना, ये दुनिया का वाहिद जो है ना वो मेरा ख्याल है ये सिस्टम होगा जिसमें डैशबोर्ड पे अगर पेशेंट एंटर नहीं होता तो आप उसे डेंगू का पेशेंट कंसिडर नहीं करते। यानी कैसी स्टुपिडिटी है, इससे ज़्यादा और जो है वो बेवकूफ़ाना हरकत क्या हो सकती है कि एक मरीज उसके टेस्ट पॉजिटिव है, Positive आ उसके रहे हैं। कंफर्म हो गया, नहीं तो क्या फिर जब उनका फिजिशियंस ने मेडिकल कह दिया, अपडेट करते अब हैं चूंकि या उसका उसका डाटा डालते हैं तो क्या नाम करें? पीआईटीवी देखिए, के कौन- डैशबोर्ड पे नहीं जाहिर आया, साहब देखें, मुझे ये आप उसे तस्लीम नहीं जाहिर करते। साहब कौन दूसरी किसको बात, बेवकूफ बना रहा है? मुझे समझ, मेरी अर्ज महकमा सुने ना। हुकूमत को नहीं, बेवकूफ नहीं, बना रही नहीं, है, हुकूमत नहीं, आवाम को करा नहीं, रही है, नहीं, ये महकमा सिर्फ और आवाम को सिर्फ करा रहा है। कौन किसको बेवकूफ सिर्फ बना और रहा है? सिर्फ स्टेट अपने पे तो पब्लिक हेल्थ है ना। सब अच्छा की जो है वो रिपोर्ट देनी राग है। के लिए और सारा। दूसरा ये जो आपने बात की ना सरकारी, भाई सरकारी अस्पतालों से तो कोई केस ही नहीं रिपोर्ट हो रहा, वहाँ यानी पे वो तो जो है ना डेंगू वो वार्ड्स खत्म हो गए, यानी सब नहीं कुछ नहीं खत्म हो वार्ड्स वहीं के वहीं हैं, वो सारा कुछ है, लेकिन वो कोई कंफर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे कोई मरीज डालेंगे ना, वहाँ पे कोई कंफर्म। उनको और क्या आम अच्छा वार्ड अब में उसमें क्या वो नहीं, नहीं, सजाने के लिए बनाई नहीं, गई उसमें थी? दो राय हैं। मतलब आप या आपने वहाँ से बिल्कुल केसेस सही ही नहीं लफ्ज़ आ रहे, किया कि स्टुपिडिटी किसको कि या पागल वो कर बनाया रही जा हैं। रहा है, अवाम को या अवाम हुकूमत अच्छा को फिर या क्या हुकूमत होगा, को चारा डाला जा रहा है। एकदम से जो है ना वो पब्लिक की उसको, हेल्थ के साथ खेला जा रहा है। और ये एकदम से अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर ये इसी तरह जो है ना वो अंडर द कारपेट ये अपनी हरकत जारी रखेंगे जी, अंडर द कारपेट कर दें, हर तो चीज जो है वो जब उसको तक हाशफ proper कर दें, treatment नहीं सिमल, मिलेगा, ये सर, बढ़ता बढ़ता ये जब वो वही एकदम डेंगू है, वोल्केनो हालात बन ये के वही जो है डेंगू फटेगा। है ना, संगीन हो ये सकते वही डेंगू है जिस पर फिर आप- हुकूमत अपने एक्सपर्ट्स की टीमें श्रीलंका भेजती रही, श्रीलंका की टीमें यहाँ बुलाती रही, कंजक्टिव मीटिंग्स कराती रही, और उसके बाद बड़ी तो बस फिर मुतहरिक इसमें मुहिम हम चलाई गई, उसके बाद चुप सिस्टम हो से गए। तो कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, फिर अब हुकूमत से उम्मीद लगा लेते हैं कि अगर वो रिपोर्ट मांग ले और इस चीज़ का, इस खबर का ही नोटिस ले ले तो शायद हालात जो है वो बेहतर हो जाए और तमाम अफसरान जो है वो फिरकी की तरह घूमना शुरू फिर हो भी जाए। शायद जरूर साथ लगाइएगा। शायद मैंने लगा दिया सर, आप क्योंकि सुन confirm लें, फिर मैंने भी लगा नहीं दिया है। कि शायद जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। 3 तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब 73 करोड़ 51 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। ग्रीन पाकिस्तान बहाली प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी गई है। अकमल समरू आपसे शुरू करेंगे। कल इजलास हुआ चेयरमैन पीएनडी की ज़ेर सदारत और 3 जो तरक्याती अहम मंसूबे हैं उनके लिए ये रकम जो है वो देखें मंजूर सिमल, कर एक ली तो गई। इसमें वाटर सप्लाई का मंसूबा है, वो तो शुरू होना है मरी में, ठीक। जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो एक बाकायदा तौर पर वहाँ पे वाटर सप्लाई के सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन मेरा जो जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है फॉरेस्ट का मंसूबा, कि जो जंगलात हैं उनको कैसे महफूज करना है या नए दरख्त कैसे आपने उगाना है, उसके मंसूबा जो लाहौर में और लाहौर के इर्द गिर्द जो है वहाँ पर शुरू होगा। मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा है कि देखें जब तक आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन नहीं फराहम करेंगे ना, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन फराहम करने का अल्टीमेटली जो फ़ायदा होता है वो लोगों की बराह रास्त उसका इम्पैक्ट होता है उनकी सेहत के ऊपर। आप अगर ये मंसूबा शुरू कर लेते हैं और इसकी ग्रांट्स जो फंड्स हैं जो मंजूर हुए हैं ये जारी हो जाते हैं, और लाहौर शहर में और लाहौर शहर के इर्द गिर्द अगर आप जंगलात के ऊपर बाकायदा तौर पर एक्सटेंसिव मंसूबा शुरू करके उसको प्रिजर्व करते हैं, तो मेरा ख्याल में इससे बड़ा मंसूबा कोई नहीं होगा माहौल को प्रिजर्व करने के हवाले से। देखें जो कुदरत है ना, कुदरत के नतीजे में आपको यकीनन इंसानी सेहत पर
चाहे वो हवा हो, साफ हवा हो, चाहे वो साफ पानी हो या ज़ेरे ज़मीन पानी हो, उन सब पर उसका ओवरऑल इम्पैक्ट होता है और आबो हवा पूरी कंट्रोल होती है। आप देखिए जिस सड़क के ऊपर जिस जगह पर ग्रीनरी ज्यादा है, दरख्त ज्यादा है, वहां पर टेम्परेचर आपका कितना डाउन चला जाता है। वहां पर आप देखें हवा, लेकिन हवा में अगर ताजगी वो कितनी दरख्त होती वो है। पौधे जो हैं वो आर्टिफिशियल या ऐसे लगाए गए होंगे जो हमारे एनवायरनमेंट के नहीं हैं, जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगाए गए होंगे, तो फिर उसका उन अरबों लाखों रुपए का कोई ये फायदा वैसे ही नहीं है होगा। कि जैसे आप पूरे कनाल रोड पे जगह जगह जो है ना वो चील गोश्त बेचें और फिर चीलों और कव्वों को पालें और चीलों और कव्वों को पालने के साथ बाकी जितने भी चरिंद परिंदा हैं उनके अंडे ख़त्म करें और बाकी चरिंद परिंद को शहर लाहौर से गायब कर दें। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी तरफ से तो शायद नेक काम कर रहे हैं, लेकिन उस नेक काम के जो नताइज बरामद हो रहे हैं वो ख़तरनाक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉरेस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आई है, उस मिसाल में नेक काम कोई है ही नहीं। वो जो सदके के गोश्त के नाम पर जो बेचा जाता है, मतलब आपकी नीयत तो नेक है ना, छोड़ देना, आप लोगों की नीयत पे तो इतना शक नहीं कर सकते। नीयत तो नेक है ना, 10 रुपए का 20 रुपए का जो भी है आप गोश्त ले रहे हैं। मैं इस मिसाल को इसलिए जो आपने एग्जांपल दिया ना कि अगर आप आर्टिफिशियल पौधे लगा दें या वो पौधे लगाएं, जो मतलब आपकी नीयत तो है काम करने की, लेकिन आप काम कर क्या रहे हैं, आपकी एनवायरनमेंट की क्या प्लानिंग नजर नहीं आ रही है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। आप लोग इजाजत दें तो मैं भी इस पे नहीं, इजाजत है, कमेंट करना चाह रहा हूं। कौन रोक सकता है कि ये जो फॉरेस्ट एरिया की डेवलपमेंट है ना, जो बहाली है, ये है कि आपने जो जिस तरह छांगा मांगा है इस तरह आपने जंगलात उगाने, और ये बड़ी एक वर्स्ट सिनेरियो है कि आपके यहाँ ये कम हो गए हैं। जो आपका हिली एरिया है, लाइक जो आपका नॉर्दर्न एरिया है सूबे का, जो अपर पंजाब जिसको हम कहते हैं, जो पिंडी और इसका सबब है, वहाँ पे भी मरी के इलाके में भी जो है वो आपके जंगलात कटे हैं और दरख्त जो है वो वहाँ से ख़त्म हो गए। तो ये एक बड़ा इशू है मेरे ख्याल में, जो है वो ये सिर्फ इसके लिए पैसे, और मुझे जो लगता है ये पैसे मंजूर हुए हैं जी। अभी इसका जो है ना वो PC1 CC1 जो है ना वो करते कराते जो है ना वो ये बजट करीब आ जाएगा और बजट लैप्स हो जाएगा 2018 मेरे ख्याल में अली रामे साहब को इस पे भी नज़र रखनी होगी। हम उनसे जो है ना वो ज़रूर ये इस्तदा करेंगे कि वो ये ज़रूर देखें कि ये जो है ना वो पैसे वापस आने हैं। तमाम तर जो ये गोरख धंधा है ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का ध्यान बटाने के लिए और उनको जो है वो बस एक यूँ कह लें कि बस एक दिलासा देने के लिए, एक उम्मीद दिलाने के लिए, वो ये उस हद तक महदूद है। अदरवाइज़ जो असल प्रोजेक्ट्स करने होते हैं ना वो गवर्नमेंट कर रही होती है, उसके लिए फ़ंड्स लैप्स भी नहीं होते, फंड जारी भी हो जाते हैं, बर वक्त उनका इस्तेमाल भी हो जाता है। जिस तरह आप देखें ना मेट्रो बस बनी थी, अब ऑरेंज ट्रेन बन रही है, इस तरह जो गवर्नमेंट की तरजीहात होती हैं वो बनती हैं। लेकिन ये बड़ी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे लिए फॉरेस्ट जो है, जंगलात, मसनूई जंगलात उगाना, ये हमारे लिए जो है वो अहमियत का हामिल नहीं है। और ये बड़ी ही अलामत बात है। सिर्फ लाहौर की मिसाल ले लें तो वही जो इस वक्त माहौलियाती आलूदगी है वो अपने टॉप पर है। आप देखें गाड़ियां जो सड़कों पर चलती हैं, उनका धुआं, उनका शोर, और जहाँ जहाँ पर दरख्तों की कमी है, अगर लाहौर से आप बाहर निकलते जाए तो वहाँ पर ही आपको ज़्यादा सीरियस मसला, शहर के अंदर भी आपको नजर होने की जरूरत है। तो माहौलियाती आलूदगी पर इनको सोचना होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू ज़ाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अर्बन लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हमाद अज़हर साहब मौजूद हैं। और अभी एहतसाब रैली की बहुत बात की जा रही है, 30 सितंबर के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है, मुख्तलिफ इजलास हो रहे हैं, तो एजेंडा क्या है, किस तरह से उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बिकॉज आजकल तो आपके बहुत मसरूफ दिन गुजर रहे हैं। सो क्या मसरूफियत चल रही है, क्या प्लानिंग की जा रही है? आजकल तो आपको पता है कि अब 2-3 दिन रह गए हैं जो हमारा 30 सितंबर का राइवल मार्च है, तो इस वक्त तैयारियाँ अरूज पे हैं और हम सारे तकरीबन 14-14, 16-16 घंटे दिन का काम कर रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे मामलात हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, ताकि जो आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना महसूस होए, उनकी सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त रहे। तो पूरा दिन आज जो है आजकल इसी तरह से गुजर रहा है। अच्छा हमारे साहब, सबसे एक चीज़ जो बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में बात भी कर रहे हैं कि राइवल मार्च क्यों, मतलब पहली दफ़ा एक ऐलान किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अब मार्च किया जाएगा राइवेंट की तरफ जहाँ पर वज़ीर आज़म की रिहाइश का है, तो व्हाट डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट? देखें, एक ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद हम किसी के घर जा रहे हैं, हम किसी के घर नहीं जा रहे। और जो वज़ीर आज़म साहब का घर है, जो कैंप ऑफिस भी डिक्लेयर्ड है, वो 5 किलोमीटर दूर है हमारी वेन्यू से।
लेकिन ये मार्च एक अलामती मार्च है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब का जो घराना है पूरा, सिर्फ वज़ीर आज़म साहब की खुद नहीं बल्कि उनकी फ़ैमिली भी, वो एक पनामा लीक्स के स्कैंडल में इन्वॉल्व है, जिसमें बहुत सारे असासों का लोगों के सामने आ गए हैं, और हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि आप इनका असासों का जवाब दे दें। मैं समझ बस सिर्फ ये मामला है, वरना हम किसी के घर नहीं जा रहे। एक पुरअमन रैली है, कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है। सिर्फ एक जलसा होगा और उसके बाद जी बिल्कुल बिल्कुल एक कुछ जलसा नया लाएहमल ऐलान किया जाएगा, कुछ नई चीज़ें होंगी। जलसे के अंदर जब इमरान खान साहब तकरीर करेंगे तो नेचुरली वो अगला अपना लाहे अमल देंगे कि अगर जो हमारे मुतालबात हैं कि जो एजेंसीज़ हैं मुल्क की, जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं, वो इतने अरबों रुपए के असासे लोगों के जो निकल आए हैं पनामा लीक्स के ज़रिए, वो उनसे क्यों नहीं सवाल कर रहे। कानून तो अमीर और गरीब के लिए एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे अमीर के लिए फ़र्क है, वज़ीर आज़म के घराने के लिए फ़र्क है और बाकी पाकिस्तान के लिए तो फ़र्क है। जो हुकूमत की तरफ से डिफेंड किया जा रहा है, जैसे बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म का नाम लिया जाता है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म का नाम, जो उनका नाम है ख़ुद, वो उसमें शामिल नहीं है। घराने की बात बाद में आती है, लेकिन उनका अपना नाम शामिल नहीं है, तो फिर ये प्रोटेस्ट कैसा? नहीं क्योंकि बहुत से लोग तहरीक इंसाफ में भी हैं जिनका नाम उसमें आया, उसको भी क्लियर करने की ज़रूरत है। वो आप किसी भी तरीके से एक तो ये कि जिन अफराद का नाम आया पनामा लीक्स में, और जब वो ट्रांजैक्शंस हुई हैं रेलेवेंट, तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने और उन्होंने भी अपने आप को डिपेंडेंट शो किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कानूनी तौर पे फिर लाइबल हो जाते हैं, क्योंकि किताबों में वो लोग डिपेंडेंट हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। तो इस वजह से वो लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और वो मेरा ख्याल है कि ये तो इन्होंने कोई ख़ास डिनाई भी नहीं किया कि जो डिपेंडेंसी की रिलेशनशिप है, वो खुद कहते हैं कि जी उस वक्त तो बालिग नहीं थे और वज़ीर आज़म साहब ही रिस्पॉन्सिबल थे उनके। तो फिर इसमें आपको क्या लग रहा है कि आप अपना पॉइंट जो है वो बना रहे हैं इस चीज़ में? नहीं, हम क्योंकि बहुत सी जुडिशल इंक्वायरीज और कमेटीज़ बनी और दोनों अपोजिशन की भी आपस में मिलकर जो है वो मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की गई, बात नहीं बन सकी। तो बात बनती हुई कहाँ नज़र आती है? बात बनती हुई यहाँ नज़र आती है कि हमारे सिर्फ 3-4 सवाल हैं कि ये पैसे कहाँ से आए, आमदन का ज़रिया क्या था, क्योंकि पाकिस्तान में तो आमदन कम शो की गई है और सिर्फ चंद हज़ार चंद लाख रुपए, और वहाँ पे अरबों रुपए के फ़्लैट्स, ये बैरून मुल्क मुंतकिल कैसे की गई, ये फ़्लैट कब परचेज़ किया गया, इसकी सेल डीड कहाँ है। ये सिर्फ 4 सवाल हैं। अगर इन 4 सवालों का हमें तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता है, सिर्फ हमें नहीं पूरी कौम को, तो ये मामला तो आज ही ख़त्म हो जाएगा। सही। तो पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ पर बात कर सकते हो, जवाब दे सकते हो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, उसको क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा? देखें, जो सियासी अमल है उसमें आप तमाम एवेन्यू यूज़ करते हैं। एक मैं आपको बात बताऊं कि जो कानून है ना, वो लागू होता है सब पे, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो या पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हो। आपकी अक्सरियत भी हो अगर पार्लियामेंट के अंदर, या अक्सरियत ना भी हो, तो अगर आप कानून तोड़ते हैं तो कानून हरकत में आता है फिर। लेकिन इसलिए ये मामला जो है सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाया जा रहा, पार्लियामेंट के बाहर भी उठाया जा रहा है, क्योंकि ये कानून का मामला है। और जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो आइन के अंडर चलती है, और यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कानून और आइन जो है उसकी कोई ख़ास पैरवी नहीं की जा रही। इसलिए हम मोबिलाइजेशन पार्लियामेंट के अंदर भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये इशू उठाया गया लेकिन जवाब नहीं मिला। जब पार्लियामेंट से भी जवाब नहीं मिला, तमाम इदारों से भी जवाब नहीं मिला, तब हमारे पास फिर क्या ऑप्शन रह जाती है सिवाय ये कि हम आवाम के पास। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास 2013 के बाद से अब तक सिर्फ एहतजाज की ऑप्शन नहीं रही है? कभी आप धरना देख लें, आप प्रोटेस्ट देख लें, डिफरेंट इश्यूज़ पर, वो धांधली से शिफ्ट हो गया पनामा लीक्स पर, करप्शन के ऊपर शिफ्ट हो गया, और मुल्क भर में मुख्तलिफ जो आप लोगों ने शहरों में जलसे जुलूस किए, सिर्फ एहतजाज की ऑप्शन ही क्यों बचती है? देखें, पाकिस्तान में आवाम की राय को अवेयर करने की ज़रूरत है, मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम अदारों के पास नहीं गए। हमारा 4 हलकों के अंदर रीकाउंटिंग का मुतालबा था। पहले हमने तमाम एवेन्यूज़ एग्जॉस्ट किए, हम गए इलेक्शन कमीशन के पास गए, हम पार्लियामेंट में गए, जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमने धरना दिया। उसके बाद ये वाला जो इशू है पनामा लीक्स का, पार्लियामेंट में उठाया गया, FBR के सामने उठाया गया, तमाम जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं उनको एप्लीकेशंस दी गई कि आप इसके खिलाफ कोई एक्शंस लें। जब हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, कोई इदारा हमारी बात नहीं सुन रहा, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम आवाम के पास जाएं, और आवाम के पास भी हम अपने कानूनी और आइनी इख्तियार के मुताबिक जा रहे हैं, पुरअमन तौर पे जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन अपोजिशन की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ अकेली तो नहीं है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें और भी मुख्तलिफ जमातें शामिल, तो क्या वो सपोर्ट कर रही हैं इस एहतजाज को? हमने तो सबको दावत दी है कि ये करप्शन के ख़िलाफ़ जो एजेंडा है इस पे हमारी मदद करें।
अब देखें जो सियासी जमातें होती हैं उनके ज़रूरी नहीं कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का करप्शन के ख़िलाफ़ सख्त रवैया है और ज़ीरो टॉलरेंस है और होनी भी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बाकी तमाम जमातों की भी होए। तो ये एक पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेट सी बात है। लेकिन हमने तो बहरहाल हमारी तरफ से दावत है पूरे पाकिस्तान को, तमाम सियासी जमातों को, पूरी सिविल सोसाइटी को, जो लोग आना चाहते हैं वो हम उन्हें वेलकम करेंगे। लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस करप्शन के मामले में बहुत क्लियर है कि हम इस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जब आप करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो उस वक्त उस टेन्योर में उन जमातों में शामिल रहे हैं, या अगर आप बाकी जमातों को दावत दे रहे हैं तो तहरीक इंसाफ तो उनको भी क्रिटिसाइज़ करती है। किसी भी जमात का नाम ले लें, उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उनके साथ मिलकर फिर एहतजाज कैसे होगा? हम तो कहते हैं कि अगर हमारी जमात में कोई शख्स है, मैं हूँ, इमरान खान साहब हैं, कोई शख्स है या दूसरी जमातों में कोई शख्स है, तो जिम्मेदारी किसकी है कि अगर कोई करप्ट आदमी है उसे पकड़े? मेरी और आपकी तो नहीं है, जिम्मेदारी तो उन इदारों की है। वो अपना इदारे काम क्यों नहीं कर रहे? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी कोई ऐसे लोग हैं, आप दूसरी जमातों को छोड़ें, तो हम तो इदारों को कहते हैं कि आप उन करप्ट लोगों को पकड़ें। तो हमारा तो इस पे मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी को इस मामले में कोई सेक्रेड काऊ कहने के लिए तैयार नहीं है कि अगर वो हमारे साथ है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नहीं। ये लेकिन ये ज़िम्मेदारी फिर भी इन्हीं की बनती है, और एहतसाब हमेशा सबसे पहले हुक्मरानों से शुरू होता है, जो वक्त के हुक्मरान। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ तन्हाई का शिकार हो गई, क्योंकि ऑपोजिशन भी साथ नहीं है और सियासी तन्हाई जिसे कहते हैं कि आप एक एजेंडा है जिसको लेकर चल रहे हैं और आप मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों में उसको लेकर चलते आते हुए आज जो है वो राइवेंट का पूरी प्लानिंग की जा रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि सियासी तन्हाई हो गई? देखें, ये मैं आपको बताऊं कि ये हम स्टेटस को के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं, और स्टेटस को का हिस्सा जो है वो बहुत सारी जमातें भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारी शख्सियात भी हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों में बैठी हैं। उनको हमारी से जो ये जंग है स्टेटस को के ख़िलाफ़, हमारी जिद्दोजहद है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और ये कोई आसान काम नहीं है। हमेशा जब आप मौजूदा निज़ाम की बुनियादों को हिलाने की कोशिश करेंगे तो जो उस निज़ाम के जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो उस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो सब इकट्ठे होकर आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आम आवाम है वो आपके साथ निकलेगी। इसलिए ये सियासी आम आवाम के, हमारे साहब आप भी जानते हैं और आप भी समझते हैं कि और बहुत से मसाइल हैं सोसाइटी के, महंगाई के, बेरोज़गारी है, सिस्टम उस तरह से डेवलप नहीं है और टाइम लगेगा, ग्रेजुअली टाइम लगेगा। आप यकीन करें अगर तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत आ जाए तो ओवर द नाइट आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, आपको एक टाइम रिक्वायर्ड है। आवाम अपने उन मसाइल के साथ लड़े या इस एजेंडे पर खड़ी हो, आप क्या समझते हैं, क्या रिएक्शन है? अच्छा, ये आपने वैसे बड़ा अच्छा किया, ये सवाल आपने पूछा, और मैं जितने टॉक शोज़ में गया हूँ मैं चाहता था कि कोई मेरे से ये सवाल पूछे, लेकिन कभी किसी ने पूछा ही नहीं। देखें, ये लोगों के जहन में एक बात डाली जा रही है कि करप्शन आपका मसला नहीं है, आपका मसला बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है, जबकि ये दोनों मसले आपस में जुड़े हुए हैं। आपको सबसे ज़्यादा चीज़ वही फील होती है जो आप खुद सफ़र कर रहे होते हो। आप बेरोज़गारी, गुर्बत, सिस्टम फेलियर खुद सफ़र देखना ये है कि ये बेरोज़गारी, गुर्बत, सिस्टम फेलियर्स ये कहाँ से जनरेट होते हैं? ये जनरेट होते हैं करप्शन से। हमारा अपना इदारा नैब जो करप्शन के ख़िलाफ़ तहकीकात करता है और एक्शन लेता है, वो ख़ुद कहता है कि पाकिस्तान में 12 अरब रुपए की एक दिन की करप्शन होती है। आज पाकिस्तान के जितने इदारे तबाह हो रहे हैं, चाहे आप बिजली का इदारा ले लें, गैस का इदारा ले लें, हमारा कोई भी इदारा मुल्क का ले लें जो लोगों को सर्विसेज फराहम करता है, उसके पीछे एक वजह है और वो है करप्शन। अगर यही 12 अरब रुपया दिन का हम अपने लोगों की सेहत पे, उनकी तालीम पे, उनके रोज़गार पे लगाना शुरू कर दें, ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। और हम ये समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि जब तक इस मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होएगी, गुर्बत भी ख़त्म नहीं होएगी, बेरोज़गारी भी ख़त्म नहीं होएगी, कोई इसके अंदर सेहत या तालीम की सहूलियात बेहतर नहीं होएंगी। इसलिए ये हुक्मरान ये चाहते हैं कि हम करप्शन को भूल जाएं और अवाम अपने दूसरे मसाइल जो हैं इनको आपस में डी लिंक कर दें कि भाई करप्शन अलहदा है और ये गुर्बत अलहदा। ऐसे नहीं है, ये मसाइल करप्शन की वजह से जन्म लेते हैं। लेकिन ये जिस करप्शन की हम बात कर रहे हैं, ये तो ओवर द ईयर्स जब से पाकिस्तान बना चलती आ रही है, और साथ साथ ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें और आप उस चीज़ पे कैरी ऑन कर दें, ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक ये चीज़ होती है ना कि आपने फोकस कर लिया है सिर्फ इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस चीज़ को आप कैसे डिफेंड करेंगे? मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मामलात जा रहे हैं ना, मुख्तलिफ कौमों के दरमियान एक जंग है, इक्तसादी जंग है। और जिस तरह हम जितना कम हम अपनी तालीम पे खर्च रहे हैं, जितना कम हम अपने सेहत पे खर्च रहे हैं, 40% बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं उनको इस सही नशोनुमा नहीं मिल रही कि वो जिस्मानी तौर पर शिकार हो रहे हैं, जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर पूरी तरह डेवलप कर सकें। अगर इस चीज़ को आज हमने ना रोका
तो हम खुदा न खास्ता आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद मुल्कों की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को हमें अभी रोकना पड़ेगा। ये चीज़ें देखें, ये जिस तरह हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, अंडरपास वगैरह, ये बिल्कुल एक कॉस्मेटिक चीज़ें हैं कि आप एक बीमार आदमी को सुर्खी पाउडर लगा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी तो है ना, ये आप भी मानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं पहले ये देखें। आप एक बीमार शख्स को पाउडर लगा के, सुर्खी पाउडर लगा के उसको ये कहें कि जी ये बड़ा सेहतमंद है, तो वो बात नहीं बनती, जबकि आपके अंदर से जो जिस्म है वो। वैसे आपने बड़ी अच्छी बात किया कि अक्सर हम भी बीमार होते हैं लेकिन बीमार लग नहीं रहे होते क्योंकि वो कवर अप हो जाता है। बट द पॉइंट इज़, ये तो लाइटर नोट पर चले गए, लेकिन पॉइंट ये है कि अब करप्शन की जा रही है, डिमांड क्या है, एजेंडा क्या है, किस तरह से आप जो अपनी डिमांड्स हैं उसको चाहते हैं कि फुलफिल हो जाए। डिमांड हमारी ये है कि अगर तो वज़ीर आज़म साहब जवाब नहीं देते जो हमने सवाल पूछे हैं और जो उनको कानूनी तौर पे देने के वो वाजिब हैं, तो फिर इदारे एक्शन लें। अरबों रुपए की रकम जो है वो निकल आई है और उसका कोई आमदन का ज़रिया नहीं अभी तक नज़र आ रहा, तो इदारे क्यों नहीं एक्शन ले रहे। डिमांड ये है हमारी कि नैब अपना काम करे, मुनसिफाना होकर तमाम लोगों को एक ही तरह खड़ा करे और इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी इंक्वायरीज होनी है तो फिर उनका नाम भी बीच में आएगा। बिल्कुल 101%। हाँ, इमरान खान ने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि भाई तुम इंक्वायरी मेरे से शुरू कर लो, अगर तुमने वज़ीर आज़म से नहीं करनी तो इमरान खान से कर लो और फिर उनकी कर लो। हम खुद ये कहते हैं कि अगर हमारी सफ़ों में कोई ऐसे लोग हैं तो आप बिल्कुल उनके खिलाफ तहकीकात करें, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, किसी को विक्टिमाइज ना करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तरफ जब बिगर पिक्चर की बात की जाती है, जैसे आपने कहा कि आम आदमी के मसाइल वो नहीं हैं, रूट कॉज तक जाना होगा कि करप्शन अगर ख़त्म हो जाए तो सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी खुद ब खुद लाइन अप होती जाएंगी। तो एक और बिगर पिक्चर भी है, दैट इज़ डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जो पिछले जब से पाकिस्तान बना है पिछले 70-75 सालों में नहीं उसको आप पूरा करने दिया गया। लास्ट टेन्योर जो है वो कंप्लीट हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जमहूरियत के जो 5 साल हैं वो पूरे नहीं होने देना चाह रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है पाकिस्तान की जो किसी गैर जमहूरी क़ुव्वत की मदद के बग़ैर इस्टेब्लिश हुई है। उसकी आवाम में मकबूलियत किसी गैर जमहूरी क़ुव्वत के ज़रिए नहीं हुई। बाकी किसी बड़ी सियासी जमात को ये एजाज़ हासिल नहीं है। आज़ाद अदलिया के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें थी वो सबके सामने, लेकिन हम पहले ये समझने की कोशिश करें कि ये जमहूरियत जो हम करते हैं, अब मगरबी जमहूरियत जिसका तसव्वुर हमें दिया जाता है वो है क्या? वो ये जमहूरियत नहीं है कि अगर वज़ीर आज़म साहब मुल्क से बाहर चले गए तो उनकी बेटी जो अनइलेक्टेड है वो काबीना की मीटिंग्स करना शुरू कर दे, वज़ीर आला साहब दौरे पे कहीं बाहर चले जाएं तो उनका बेटा। ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत, और ये भी जमहूरियत नहीं है कि कानून वज़ीर आज़म के घराने के लिए कुछ और हो और बाकी पाकिस्तान के लिए कुछ और हो, ये भी जमहूरियत नहीं है। देखें, आपने जब बच्चों की मिसाल दी तो सियासत तो रन करती है फैमिली में और आप उसकी मिसाल हैं कि आपके वालिद साहब भी पॉलिटिक्स में थे, आपने अपनी चॉइस से उसको ज्वाइन किया और आप में नो डाउट वो तमाम एबिलिटीज़ हैं कि आप उसको कैरी ऑन कर सको, तो उस चीज़ पे तो आप बिल्कुल भी उसको जज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपने बात की कि काबीना की मीटिंग्स अटेंड करना शुरू कर दी और तमाम इख्तियारात जो है वो अपने हाथ में ले लिए, दैट इज़ रॉन्ग और उस चीज़ के ऊपर जो है वो क्वेश्चन ज़रूर लागू होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ में क्या ऐसी मिसालें मौजूद नहीं हैं? क्या ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है? तहरीक इंसाफ में तो कोई तसव्वुर ही नहीं है कि इमरान जो पार्टी लीडर है उससे आपकी। तो क्या ये वजह है कि आजकल जो है वो बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2 धड़ों में तकसीम हो गई तहरीक इंसाफ और आपस में रहनुमाओं के इख्तलाफात जो है वो पैदा होना शुरू हो गए? क्योंकि एक कोई ख़ानदान ऐसा नहीं है कि जिसको शाही ख़ानदान इस जमात में बना दिया गया हो कि सब उसी की बात मान रहे हैं और जो उससे इख्तलाफ करेगा उसको पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा, और ऐसा तसव्वुर। लेकिन ऐसा भी तो इमेज आता है कि अपनी पार्टी संभाली नहीं जा रही है क्योंकि बहुत से इख्तलाफात और बहुत सी ग्रुपिज्म जो है वो नज़र आ रहा है जब से एक हाइप क्रिएट हुई तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग मौजूद हैं जो बाअसूल लोग हैं, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं मामलात के ऊपर कि पार्टी को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कुछ लोग एक डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, कुछ लोग दूसरी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि इमरान खान के इशारे का इंतजार किया जाता है और जो इशारा दे सब खामोशी से। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़रीन, हम मजीद बातें भी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हम तहरीक इंसाफ की पॉलिसी स्ट्रेटजीज़ पर बात कर रहे हैं और अभी जो राइवल मार्च होने जा रहा है उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक पर जाने से पहले ग्रुपिज्म की बात हो रही थी जो विदिन
पार्टी मौजूद है, इसको आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये खबर भी दी कि 2 दिन से पार्टी का क़यादत जो है वो लाहौर में है, लेकिन जो मेन 2 पिलर्स हैं, जो अहम रहनुमा हैं, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और शाह महमूद कुरैशी, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। चौधरी सरवर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी लाहौर में, मैं भी वहाँ मौजूद था, और एक डिनर था हमारे सारे लोगों के लिए जो इन्होंने किया हुआ था। लेकिन देखें, चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे पंजाब के चुके हैं और पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं। ये लाहौर के सदर और वाइस चेयरमैन नहीं है, वो तो मैं हूँ ना। तो इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये कॉल पूरे पाकिस्तान की है और ये पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। चौधरी सरवर साहब अभी रिसेंटली तो हमारा जो बाई इलेक्शंस हो रहे थे चीचावतनी में, वहाँ पे मसरूफ़ थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइजेशन कर रहे हैं पीटीआई के लिए। तो जाहिर है कि अगर आप सारी क़यादत को लाहौर में ही भेज देंगे, और तो नंबर 1 तो लाहौर की क़यादत क्या करेगी, और दूसरा ये कि फिर जो हमारी कॉल है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए, हम उसको फिर कैसे, उसको मैनेज करने के लिए हम सही, तो यानी कि रावण मार्च में वो नज़र आएंगे और तमाम जी बिल्कुल, वो स्टेज पे दोनों शख्सियात मौजूद होंगी इंशाल्लाह। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों आ जाता है? ये भी एक पॉइंट है जिस पे आप सोच सकते हैं। असल में आज तक एक अगर ईस्ट बात कर रहा है तो एक वेस्ट बात कर रहा है, और आपस में इतना इख्तलाफ के 2 रहनुमा आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू ही वो बंद हो जाती है। ऐसे भी वाक़यात नज़र आए हैं तहरीक इंसाफ? नहीं, वैसे ऐसे तो कोई दो रहनुमा नहीं है पीटीआई में कि जो आपस में गुफ्तगू भी ना करते हों। लेकिन पाकिस्तान में देखेंगे, तसव्वुर अभी तक पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है कि आप लीडर के को तनकीद का निशाना भी बना सकते हैं अपनी पार्टी में, और आप उससे खुलकर बात भी कर सकते हैं और इख्तलाफ राय भी कर सकते हैं। अभी तक तो तमाम सियासी जमातों में एक वो शहाना किस्म का निज़ाम चलता रहा है कि जहाँ पे अगर आपके पार्टी लीडर को ये पता भी लग जाए कि आप उसके मिजाज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं तो वो नाराज़ हो जाता है। लेकिन पीटीआई में ऐसे नहीं है। और मैं कल इमरान खान साहब के साथ बैठा हुआ था, और आप यकीन माने कि मैं अपने आप को एक जूनियर मोस्ट समझता हूँ, हर लिहाज से, उम्र के लिहाज से भी और तजर्बे के लिहाज से भी। लेकिन खान साहब जो थे, मैं उनके साथ भी मैं इख्तलाफ राय करता हूँ अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में बैठ के, और वो मुझे जवाब देती हैं तहम्मुल से सुन के। ऐसे आज तक किसी जमात में नहीं हुआ। लेकिन ओनरशिप जो है वो बहुत मैटर करती है। तो वो लोग नज़र क्यों नहीं आते जिन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई थी आज से 20 साल पहले, अगर हम बात करें 96, 97 उसके बाद से, जब से ये शुरू हुई, वो फाउंडर्स कहाँ हैं? वो लोग नज़र क्यों नहीं आते? ये तो सब नए चेहरे। अच्छा, जो फाउंडर्स थे वो कुछ 6 या 7 थे, उनमें से कोई ज़्यादातर 4 के करीब इंतकाल फरमा गए हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और जो बाकी लोग वक्तन फ़वक्तन पार्टी को ज्वाइन करते रहे, वो बिल्कुल पार्टी में मौजूद हैं। मेरे साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख इम्तियाज़ साहब हैं, जिन्हें हमने अपॉइंट किया। वो पार्टी के कोई मेरा ख्याल है 10-15 साल से पार्टी को अपनी खिदमात दे रहे हैं। मियाँ महमूद रशीद साहब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको भी बहुत लंबा अरसा हो गया पार्टी से खिदमात करते हुए। एजाज चौधरी साहब हैं, आरिफ अलवी साहब हैं, ये सब लोग जो हैं, ये फिरदौस नकवी साहब हैं, पार्टी के फाउंडर्स में से हैं, हामिद खान साहब हैं। तो ये लोग जो फाउंडर्स हैं वो एक लीडिंग पोजीशंस में हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नए आए हैं उनको भी खान साहब ने स्पेस दी है कि आपको भी काम करने का मौका मिले, को पुराने अपनी सिर्फ इजारादारी ना बना लें, पुराने नयों को भी मौका मिले। हमारे साहब क्या तैयारी की जा रही है? चूँकि लाहौर को आप लीड भी कर रहे हैं, इकट्ठा भी कर रहे हैं, मोबिलाइज भी कर रहे हैं, कितने लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इस रैली में? लोग हम तकरीबन 3 से 5 लाख के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और तैयारियां ये हैं कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर से बाहर के जो काफ़िले हैं वो अड्डा प्लॉट पे आना शुरू हो जाएंगे। और कल रात को हमने स्टेज जो था वो फिक्स करना शुरू कर दिया था, लाइटिंग शुरू कर दी थी, साउंड शुरू हो गया था। कल रात से ही तराने बजने शुरू हो गए थे पीटीआई के अड्डा प्लॉट पे। और आज रात से तकरीबन हम मुतवक्के कर रहे हैं कि ज़्यादातर तो कल आएंगे लोग रात से, लेकिन आज रात से भी हज़ारों लोगों की वहाँ पर आमद शुरू हो जाएगी पूरे पाकिस्तान से अड्डा प्लॉट पे। बिल्कुल सही। सो अरेंजमेंट्स के लिए पुलिस किस तरह से हेल्प आउट कर रही है? जो आपस में मामला डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं? जो पुलिस है, इंतज़ामिया है, वो बिल्कुल हमारे साथ ताउन कर रही है। जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली हो उसे करना भी चाहिए। उनकी भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो आने वाले लोग हैं उनकी सिक्योरिटी जो है उसको पैरामाउंट रखा जाए और जो किसी शख्स को दिक्कत ना हो। और हमारी भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो हमारी जितनी अप्रोच रोड्स हैं उनको खुला रखा जाए। और इंतज़ामिया ने हमारी ये बात तस्लीम कर ली है।
हम उनके शुक्रगुजार हैं। कुछ एतराज़ात भी आ रहे थे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम शायद क्रिएट की जा रही है, ऐसे बयानात भी आए कुछ रहनुमाओं की जानिब से। फिर मेन शाहराहों को शायद बंद किया जा रहा है कंटेनर्स लगाकर, उस पर भी कुछ बात हुई थी। तो क्या अगर अरेंजमेंट सारी कंप्लीट हो गई तो फिर इसका मतलब सॉर्ट आउट हो चुका सब नहीं, कुछ? जो हमारी एग्रीमेंट है इंतज़ामिया अथॉरिटीज़ के साथ, जी। वो यही है कि किसी भी रास्ते को रोका नहीं जाएगा। ठीक है। ज़रूर जो जलसागाह में लोग एंटर होएंगे पैदल, उनकी हम स्क्रीनिंग करेंगे और उनकी तलाशी ली जाएगी, लेकिन व्हीकल्स के लिए कोई भी रास्ता लाहौर का रोका नहीं जाएगा। और हमारी भी यही डिमांड है और उन्होंने हमारी ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इंतज़ामिया के साथ मसला आएगा। बिल्कुल सही। अपनी भी फोर्स है तहरीक इंसाफ की जो हमारी हज़ारों लोगों पर मुश्तमिल एक रज़ाकार फोर्स है जो पहले से भी ट्रेंड है, मुख्तलिफ जलसे जुलूसों में वो अपनी खिदमात हमेशा सर अंजाम देते हैं। वो वहाँ पर मौजूद होंगे असिस्टेंस के लिए और सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल सही। और पिछले कुछ अरसे में, अभी तो खैर वो चीज़ भी पुरानी हो गई, लेकिन दोबारा से आपको उसको ज़रूर याद रखना चाहिए, जो ख़वातीन विंग है उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ स्पेशल ख़वातीन का इंक्लोजर सेपरेट बनाया गया है, उसके इर्द गिर्द स्कैफोल्डिंग लगा के उसको सिक्योर किया गया है। उसकी एंट्रेंसेस पे ख़वातीन रज़ाकार और हमारे मर्द रज़ाकार भी मौजूद होंगे। मल्टीपल उनके सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट्स हमने किए हैं और इंशाल्लाह कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा। और 30 सितंबर इज़ द डेट जब आप सबको इकट्ठा करेंगे। जी, डू यू हैव एनी होप कि कुछ चेंज होगा, कुछ बेहतर होगा? देखें, अगर तो हम इंशाल्लाह ताला एक बड़ा शो कर गए, और जो मुझे पूरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह कर जाएंगे, तो ये तासुर ख़त्म हो जाएगा जो हुक्मरान देना चाह रहे हैं कि करप्शन एक नॉन इशू है पाकिस्तान का और आम आदमी का इशू नहीं है करप्शन जो ये। तो फिर मेरा ख्याल है कि इदारों पर इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ अपना क्रैकडाउन शुरू करें, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड होएगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक में शुमार होता है। अच्छा, आप बाहर पढ़ के भी आए हैं, आप उस सिस्टम को भी जानते हैं और बैरिस्टर हैं, लॉ को समझते हैं, तो क्या ये जमहूरी हक है एहतजाज करना, लेकिन लोगों को परेशान करके, या लोग अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं तो दैट मीन्स कि आपका पॉइंट फेड आउट हो जाना चाहिए? देखें, अगर तो लोग इन्वॉल्व ना हो तो फिर तो हम एहतजाज कर ही नहीं सकते, फिर तो हम बार बार एहतजाज की पोजीशन में नहीं रहेंगे। क्योंकि हमेशा जब भी माल रोड पर एहतजाज किया जाता है तो सबसे पहला एतराज़ ताजिर बिरादरी की जानिब से आता है कि हमारा कारोबार बंद होकर रह जाता है, वहाँ पे शहरियों को आमदोरफ्त के लिए मुश्किल आती है। तो अब वेन्यू तो चेंज हो गया उस चीज़ का, लेकिन क्या उस चीज़ को रियलाइज़ किया जाता है तहरीक इंसाफ में? बिल्कुल रियलाइज़ किया जाता है, और हमारी अवलीन कोशिश ये होती है कि किसी भी सूरत में ना ट्रैफिक को बंद किया जाए और ना ही किसी भी जगह पर अमन व अमान की सूरत हाल को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, और ये हमारा रिकॉर्ड है कि कभी ऐसे हुआ भी नहीं। लेकिन देखें, जो सियासी अमल है वो तो चलता रहता है, वो आप उसको सियासी अमल को अगर आप रोक देंगे तो उसका ज़्यादा बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान में बहुत मेजर इश्यूज़ हैं जिनके बारे में लोगों की अवेयरनेस की ज़रूरत है और हमें अपनी सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो आवाम की मोबिलाइजेशन के बगैर नहीं होएगा, पॉसिबल नहीं है वो, उसमें पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यूथ की बड़ी बात की जाती है, और बहरहाल एक क्रेडिट तो स्ट्रेट अवे तहरीक इंसाफ को जाता है कि यूथ को बहुत ज़्यादा बाशऊर किया, उनको जगह दी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्रिएट किया जो पॉलिटिकल है, और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो है वो अब यूथ में भी नज़र आता है, जो कभी कभी थोड़ा ख़राब भी हो जाता है, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। यूथ की प्लेसमेंट कहाँ देख रहे हैं आप इस तमाम कैंपेन में? देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने 35% टिकट्स अपने यूथ को दिए थे। मैं खुद यूथ का हिस्सा हूँ, मुझे एक ज़िम्मेदार पोजीशन दी गई है, अंडर 35 मतलब। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि 80% टिकट्स हमने उन लोगों को दिए जो पहली दफ़ा सियासत में एंटर हुए थे और इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। अभी भी यूथ जो है वो हमारा मेन जो है फलक्रम है। आपको पता है कि जो पार्टी के हमारे 4 मरकज़ी डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल्स हैं, उन चारों का ताल्लुक यूथ से है। मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा ताल्लुक यूथ से है। एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे पंजाब के हाफिज़ फ़रत हैं, उनका ताल्लुक यूथ से है। यूथ आपको मुराद सईद हैं जैसे हमारे स्पोक्समैन हैं, उनका ताल्लुक यूथ से है। यूथ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर जगह फोर फ्रंट पे नज़र आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यूथ हो जाने से आप किसी चीज़ के मुस्तहिक हो जाते हैं। आपको डिलीवर भी, खान साहब हमें बार बार कहते हैं कि आपको सिर्फ यूथ होना काफ़ी नहीं, आपको मेहनत करके डिलीवर करना भी दैट इज़ द पॉइंट। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकोगे तो फिर आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो, उसका फ़ायदा कोई नहीं रहता। कोई एक मैसेज जो आप लाहौरियों को देना चाहें? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो 30 का हमारा मार्च है राइवंड का, ये करप्शन के ख़िलाफ़ मार्च है, ये एक पुरअमन मार्च है, और हम चाहते हैं कि तमाम फैमिलीज़ इसके लिए बाहर निकलें। एक बेहतरीन हम पैगाम देना चाहते हैं हुक्मरानों को जो ये
समझते हैं कि करप्शन जो है उसको लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। हम करप्शन को एक्सेप्ट नहीं किए। आज हमारे जितने मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, वो सब करप्शन की वजह से है। और ये मार्च करप्शन के ख़िलाफ़ है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मार्च में हमारा साथ दें। एंड आई होप कि ये मार्च जो है वो पुरअमन ही रहे, दोनों साइडों से कोई भी इस तरह का वाक़या पेश ना आए और पुरअमन तरीके से, जिस तरह से पुराने जलसे पहले जलसे होते रहे हैं, उसी तरह से ये भी जो है वो अंजाम को पहुँचे और ज़रूर हो। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। गुड लक फॉर दिस। इंडीड इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क कि तमाम लोगों को इकट्ठा करना और एक पॉइंट पर लेकर आना बहुत मुश्किल काम है। सो गुड लक फॉर दैट। और इसी के साथ नाज़न हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़न, और अब हम सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले सेल्स और प्रमोशंस की बात करेंगे बचत बाजार में। जी, बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास आज ब्रांड है एंडी बर्ड्स ऑफरिंग सेल अप टू 50% ऑफ। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो सलीम फैब्रिक्स पर जाइएगा और जाकर शॉपिंग कीजिएगा। ढेरों कलेक्शन और डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो आपको एक ही जगह पर सलीम फैब्रिक्स लिबर्टी में मिलेंगे। ज़रूर जाएं, जाकर शॉपिंग करें और डिफरेंट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स, मटेरियल, और अब चूँकि विंटर्स का भी आगाज़ होने जा रहा है तो सबसे पहले कलेक्शन आपको वहाँ पर मिलेगी। ज़रूर जाएँ, जाकर शॉपिंग करें। आगे बढ़ेंगे, हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर सैमसंग स्मार्ट LED टीवी है जी, और 40 इंचेस, रिटेल प्राइस 64,999 रुपीज़, प्रमोशनल प्राइस 58,999 रुपीज़। आप 6,000 रुपीज़ बचा सकते हैं। डव शैम्पू है 380 ml, रिटेल प्राइस है 70, प्रमोशनल प्राइस 320, आप 50 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। आज के भाव में हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद रियाज, उनकी तरफ चलेंगे। जुनेद, बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? सब्जियों के रेट के हवाले से बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में जो रेट लिस्ट जारी की गई है उस रेट लिस्ट से इजाफी तौर पर जो है वो सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं और 10 से 20% जो हैं इजाफी पैसे भी जो हैं वो ग्राहकों से वसूल किए जा रहे हैं। और जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक आलू जो है वो 30 रुपये, प्याज 24 रुपये, टमाटर 36 रुपये, लहसुन 250 रुपये, अदरक 83 रुपये, खीरा जो है वो उसमें 10 रुपये जो है वो इजाफा हुआ है। पर किलो के हिसाब से वो 53 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रहे हैं। जबकि करेले और टिंडे की कीमतों में भी जो है वो 10 से 20 रुपये इजाफा हुआ है। करेले जो हैं वो 58 रुपये और टिंडे जो हैं वो 60 रुपये, जबकि पालक 18 रुपये, लीमू 120, मेथी 90, फूल गोभी 35, सब्ज़ मिर्च 50, शिमला मिर्च 73 और भिंडी जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और इसी हवाले से दुकानदारों का ये कहना है कि जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उससे इजाफी तौर पर सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि जब वो सब्ज़ी मंडी जाते हैं तो वहाँ पर उनको रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो सब्ज़ियाँ फ़रोख्त नहीं की जाती, बल्कि महंगे दामों में ख़रीद कर लाते हैं। और यही वजह है कि वो यहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में जब वो सब्ज़ियाँ फ़रोख्त करते हैं तो उन्हें महंगे दामों फ़रोख्त करनी पड़ती हैं। और इस दुकानदारों ने ये मुतालबा किया है ज़िला इंतज़ामिया से कि वो इलाकों में तो वो छापे मार कर उन्हें जुर्माने करते हैं, सब्ज़ी मंडी में ये जो है अमल नहीं दोहराया जाता। और सब्ज़ी मंडी में भी जो उनका विज़िट ज़रूरी है और वहाँ पर भी जो आड़ती फ़रोख्त करते हैं सब्ज़ियों को उन पर छापे मारे जाएँ और उन्हें भी जुर्माने किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। आगे बढ़ेंगे नाज़न और आपको बताएंगे गवर्नमेंट रेट के मुताबिक ज़िंदा मुर्गी जो है वो आपको मिलेगी 112 रुपये किलो में और उसका बना हुआ गोश्त 162 रुपये में। परचून से अंडे जो है वो आपको मिलेंगे 88 रुपये दर्जन, थोक से 86 रुपये और गोरमे से 87 रुपये। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में।
सबसे पहले हमारे पास है अमेरिकन डॉलर, कीमत खरीद 105.25, कीमत फरोख्त 105.5। पाउंड स्टर्लिंग, कीमत खरीद 135.5, कीमत फरोख्त 136.2। यूरो की कीमत खरीद 117, कीमत फरोख्त 117.5। सऊदी रियाल, कीमत खरीद 27.7, कीमत फरोख्त 27.85। यूए दिरहम, कीमत खरीद 28.5, कीमत फरोख्त 28.65। कुवैती दिनार, कीमत खरीद 345.5, कीमत फरोख्त 348। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कीमत खरीद 79.5, कीमत फरोख्त 79.95। जैपनीज येन, कीमत खरीद 1.02, कीमत फरोख्त है 1.05। स्विस फ्रैंक, कीमत खरीद 106.95, कीमत फरोख्त 107.85। और कनेडियन डॉलर सबसे आखिर में, कीमत खरीद 80, कीमत फरोख्त 80.55। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास मूवी है जी एक्टर इन लॉ, जो कि 3 बजे और 8 बजे लगी हुई है सिनेस्टार IMAX में। सली लगी हुई है 7:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में, 8:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। द मैग्निफिसेंट 7 4 बजे लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 2 में। मालिक लगी हुई है 4:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। जनान 10 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में और 8 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। बेंजू लगी हुई है 11:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में और 2:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में, जबकि सबसे आखिर में पिंक लगी हुई है 7:30 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।